हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, जिसके तहत समस्त स्कूल बंद हैं। चूंकि अगर हम इतने समय तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाई से भी पीछे रह जाएंगे, इसलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमने विचार किया कि क्यों ना हम अपने व्यवसाय अध्ययन की सीरीज को शुरू करें और आप लोगों को पढ़ने का मौका दें, ताकि आप लोग समय पर अपने कोर्स को भी पूरा कर सकें और साथ ही अपने रिजल्ट को भी मेंटेन कर सकें। क्योंकि बोर्ड क्लासेस है और बोर्ड क्लासेस में आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर लंबा ब्रेक हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भी इससे इफेक्टेड होगा और आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। क्योंकि इस समय हम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि हम पढ़ाई से जुड़े रहें। और इसके लिए आप ये वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी बिजनेस स्टडी की जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। हमारी इस बुक के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वाली जो बुक है उसका ये फर्स्ट लेसन हम पढ़ने को जा रहे हैं। इसमें हमें बताया जाएगा कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रबंध का नेचर कैसा है, इंपॉर्टेंस कैसा है, प्रबंध के जो कार्य हैं वो कौन कौन से, इन सभी कार्यों के संबंध में आगे आपको चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि आज के समय में प्रबंध, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, वो बहुत ही आवश्यक। कोई भी कार्य हो, हर कार्य को अगर हम सही प्रकार से मैनेज करते हुए चलते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण होगा, सही होगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें उसका परिणाम अर्थात रिजल्ट भी प्राप्त होगा। इसीलिए प्रबंध हमारे जीवन में भी आवश्यक है और साथ ही साथ प्रत्येक संगठन, कोई भी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या कोई भी अन्य संगठन हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी में प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रबंध के उदाहरण अपने जीवन में बहुत बार देखते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम हमारे घर में कोई एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। आपने देखा होगा जब उस प्रोग्राम का आयोजन होता है तो प्रोग्राम के आयोजन होने से पूर्व ही सारी योजना तैयार हो जाती है। हमें प्रोग्राम क्यों करना है, कितने लोगों को उसमें इनवाइट करना है, क्या क्या उसके अंतर्गत हमें करना है। जैसे मान लो आपके घर में शादी है, अभी शादी ब्याह का सीजन भी गया हुआ है और आपने देखा होगा कि घरों में जब शादी होती है, शादी के अंदर हमें बहुत सारे कार्य करने, तो उन सबकी पहले से ही प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग के अनुसार ही अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। तभी तो उस निर्धारित तिथि को जिस आपको जो भी इवेंट करना है वो इवेंट आपका सक्सेस होता है और आप ये चाहते हैं कि हमारा इवेंट ऐसा हो कि यादगार बने और सभी बड़ी तारीफ करें, सबको पसंद आए। इसीलिए हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं वो पूरी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अनुसार वो लोगों को डिसाइड करते हैं कौन कौन इस प्लानिंग को कंप्लीट करने में उनकी मदद करेंगे और उसके साथ साथ कब कब क्या क्या करना है ये सारा दिशा निर्देश भी वो देते हैं और उसी के अनुसार अन्य लोग उनके मार्गदर्शन के तहत, उनके गाइडेंस में, उनके डायरेक्शन में समस्त कार्यों को करते हैं और एक निर्धारित दिन, जिस दिन आपका वो इवेंट होना है या मैरिज होनी है, जो भी कार्य करना है, उस दिन वो समस्त कार्य, समस्त जो भी सौंपा गया कार्य, उनको पूर्ण करते हुए एक श्रेष्ठ यानी शानदार आपका वो कार्यक्रम आयोजित होता है और फिर उसका रिजल्ट आपको पता चलता है लोगों के द्वारा बताए जाने। अरे शादी में तो मजा आ गया, क्या अरेंजमेंट था, ठीक है। उस अरेंजमेंट को लोगों ने देखा नहीं लेकिन अरेंजमेंट को महसूस किया। तो प्रबंध एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप फील करते हैं, लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। प्रबंध को आप देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, लेकिन प्रबंध की जो क्रियाएं की जाती है, प्रबंधन जो किया जाता है, उन क्रियाओं के माध्यम से ही ये महसूस होता है कि हाँ प्रबंधन अच्छा था या अच्छा नहीं था। इसी के संबंध में हम पढ़ेंगे टाटा स्टील में किस प्रकार से प्रबंधन का कार्य किया गया। 1868 में जमशेदजी नुसरवानजी द्वारा स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक व्यापार समूह, हम सबने टाटा का नाम सुना है, टाटा स्टील है, ठीक है, जो 5 द्वीपों के 5 जो महाद्वीप हैं उनके 100 देशों में स्थापित है। यानी 5 महाद्वीप के 100 देशों में ब्रांचेस के माध्यम से ये संचालित होता है।
और विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापार समूह है। मूल्यों, नवाचार और उद्यमिता की मजबूत भावना एक विरासत के रूप में आज तक टाटा कंपनियों का क्या कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है। जमशेदजी मानते थे कि एक संतुष्ट कर्मचारी या संतुष्ट श्रमिकों को बनाते नहीं। एक श्रमिक अगर संतुष्ट है तो अन्य श्रमिकों को भी वो सेटिस्फाई कर सकता है। और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपने श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के भुगतान किए, जैसे ग्रेच्युइटी का भुगतान, भविष्य निधि का भुगतान। पूरे जमशेदपुर शहर की योजना बनाने और निर्माण विवरण तैयार करने पर उनका प्रबंधन कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यहां पर भी आ गया नहीं, उनका जो मैनेजमेंट का जो कौशल था वो नजर आता है जमशेदपुर शहर बनाने की योजना और उसके निर्माण के विवरण। एक शताब्दी के लिए व्यापार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों को टाटा आचार संहिता में समाहित किया गया है। अर्थात किस प्रकार से उस उद्योग धंधे को चलाना है, इसके लिए नियम कानून बनाए गए थे। उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के अनुसार वो सारे कार्य किए गए। उसमें इस्पात और ऑटोमोबाइल के शुरुआती दौर से नए नए प्रौद्योगिकी में बराबर रहने तक टाटा समूह में आज 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम हैं। इन उद्यमों में कौन कौन से हैं? टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा टेली सर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस और भारतीय होटल्स। समूह का संयुक्त बाजार यानी उस समूह के द्वारा बहुत सारे मार्केट में अपना बिजनेस किया जा रहा है और पैसा भी लगाया जा रहा है। तो इसका संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 103.51 अरब डॉलर कब था? 2016-17 में। टाटा की सामाजिक दायित्व की भावना मजबूत है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक उद्योग धंधा तभी संचालित हो सकता है, तभी अपना विकास कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब वह समाज के प्रति अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह करे। जैसे समाज में श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध करवाए, कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए, श्रमिकों को उचित वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करें, सरकार को समय पर कर चुकाएं, जैसा एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अनुसार ही समस्त प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएं। तो ये सभी उस संगठन का क्या होता है? सामाजिक दायित्व। तो टाटा की जो सामाजिक दायित्व की भावना क्या है? मजबूत। वे समुदाय अर्थात समाज के लिए आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक लाभ को संतुलित करते हैं। भारत में वे ओडिशा के साथ प्रगति में भागीदार हैं और विकास की यात्रा में अपने हितधारकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। हितधारक जो उस व्यवसाय से लेन देन करते हैं। टाटा स्टील थाईलैंड और उन शुरुआती 30 कंपनियों में से है जो यूनिसेफ के कार्यक्रम द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम में शामिल है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध किया जा सके। टाटा स्टील यूरोप का सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम फ्यूचर जनरेशंस, जिसके जो अन्य विषय वो हैं शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, ब्रिटेन भर में काम करता है। साथ ही वित्त यानी फाइनेंस और व्यावसायिक स्थलों के साथ छोटे और मध्यम व्यवसायों को नौकरी और संपत्ति निर्माण में भी क्या करता है? मदद। यानी टाटा क्या करता है कि छोटे छोटे व्यावसायिक इकाइयां हैं, उन्हें ये क्या करता है? पैसा उपलब्ध करवाता है, उनके पास एसेट्स हो, इसके लिए भी मदद करता है और छोटे व्यवसायों, मध्यम व्यवसायों को नौकरी भी देता है। वे दोनों तरह से जलवायु परिवर्तन को संबंधित करने में भी रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। कैसे? कार्बन पदचिह्न को कम करके उच्च प्रदर्शन स्टील्स बनाकर जो ईंधन कुशलवान और ऊर्जा कुशल इमारतों का कारण बनते हैं। इनकी जो पर्यावरण प्रबंधन की प्रणाली है वो ISO द्वारा मानक भी है और ठोस और स्पष्ट व्यापार सिद्धांतों का ये प्रयोग करते हैं और इसी परंपरा से निर्मित टाटा समूह विश्वास और पारदर्शिता की नींव पर खड़ा है। ऐसे बड़े उद्यमों का निर्माण लाभप्रद बनाए रखने और उन्हें चलाने के लिए केवल सभी स्तरों पर प्रभावी और कुशल प्रबंधन और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही संभव है। अब हम बताते हैं कि सबसे पहले
प्रबंध क्या है। इसके लिए विषय प्रवेश के अंतर्गत हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे। उपरोक्त जो वस्तु स्थिति है एक ऐसे सफल संगठन का उदाहरण है जो देश की शीर्षस्थ यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनमें से एक है और अपनी प्रबंध की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप ही वो ऊंचाई पर पहुंची, शीर्ष पर पहुंची है। प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक संगठन में, चाहे वो संगठन कंप्यूटर का बनाने वाला हो या हस्तशिल्प का उपभोक्ता हो, ठीक है, यानी हस्तशिल्प उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करता हो, या फिर केश सज्जा जैसे पार्लर्स और अन्य कोई भी गैर व्यवसायिक संगठन भी हो सकती है, सभी में प्रबंध आवश्यक और पाया जाता है। स्मृत राय नाम की एक 38 वर्षीय उद्यमी है जो एक ग्रामीण जिले में अपना उद्यम चलाती है, ठीक है। नामची दक्षिण सिक्किम में पली बड़ी है। वो शिल्पकला, विशेष रूप से मोम कला में बहुत अच्छी, यानी उनको मोम के द्वारा जो आइटम्स बनते उसमें बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी बनाती थी वो। उन्हें मोमबत्तियां बनाना पसंद था। अक्सर मोम के क्या बनाती थी वो, खिलौने, और इन खिलौनों को वो अपने दोस्तों में और अपने जानकारों में देती थी एज ए गिफ्ट। स्मिता अपने जिले में महिलाओं की परिस्थितियों से खुश नहीं थी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, महिलाएं बेरोजगार थी, ठीक है, ज्यादातर महिलाएं गरीब और बेरोजगार थी, तो वो इस स्थिति से खुश नहीं थी। इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को अर्थात गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ योजना बनाई। उन्हें पता था कि आजीविका अर्थात जीवन चलाने के लिए कौशल प्रदान करना आवश्यक है, यानी आपको अगर कुछ कमाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौशल। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस प्रकार से वो इसको कार्यान्वित करें। अगस्त 2012 में अभिषेक लामा से वो मिली और अभिषेक NEDFI के नामची शाखा के क्या थे, प्रबंधक। स्मिता ने अभिषेक से कौशल विकास कार्यक्रमों को और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। आपने देखा होगा कि आजकल भी प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि आफ्टर 12th भी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने लिए उद्योग धंधे स्थापित कर सके, और विभिन्न जो टॉपिक्स है उस पर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्मिता ने सोचा कि उन्हें मोमबत्तियां बनाना पसंद है, फिर अपने शौक को क्यों ना वो एक क्या बना ले, एक उद्यम, एक इंडस्ट्री में परिवर्तित कर ले। और इस प्रकार NEDFI के समर्थन से नामची डिजाइनर कैंडल्स की उसने क्या की, स्थापना। इस व्यवसाय के माध्यम से स्मिता ने नामची क्षेत्र की जो गरीब और बेरोजगार महिलाएं थी उनकी वो सहायता करना चाहती थी। नामची उस प्लेस का नाम है। तब से चुनौतियों की, यानी आपको पता है कि जब भी कोई नया धंधा या नया उद्योग धंधा या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती है, कैसे वो सक्सेस हो उसके लिए बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना भी करना पड़ता है। उन सभी चुनौतियों के होने के बावजूद भी महिलाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखा, और लेकिन उन सभी ने इनसे पार पाने का क्या कर लिया, दृढ़ निश्चय भी कर लिया कि कोई भी समस्या है हम उस समस्या से आगे निकल जाएंगे, उसका समाधान कर लेंगे। नामची डिजाइनर कैंडल्स में कर्मचारियों के रूप में 100% महिलाएं हैं, यानी जो वहां नामची डिजाइनर कैंडल्स नाम की जो एक कंपनी उद्योग धंधा है इसमें कंप्लीट लेडीज काम करती है, पूरा स्टाफ यानी 100% लेडीज हैं, और वे सभी मोमबत्तियों की कई किस्मों का उत्पादन करती है। दिवाली के टाइम पर वो इस अवसर के अर्थात आपको पता है दिवाली पर अलग अलग थीम की मोमबत्तियां बनती है, तो वो दिवाली थीम के अकॉर्डिंग मोमबत्तियां बनाती थी, और सिक्किम में वो सफल भी रही। सिक्किम का नामची नाम का एक प्लेस है जहाँ की सभी महिलाएं थी, क्योंकि उनकी मांग में साल दर साल इजाफा हुआ, अर्थात मांग दिन पे दिन बढ़ती गई, तो नामची डिजाइनर कैंडल्स को कई पुरस्कार भी दिए गए, यानी बहुत सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें उत्तर पूर्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2018, वर्ष 2015-16 के लिए श्रीमंत शंकर मिशन पुरस्कार गुवाहाटी भी शामिल है। जिस प्रकार स्मिता नामची डिजाइनर कैंडल्स का प्रबंधन करती है, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी उस विद्यालय के क्या है, प्रबंधक, और ये सभी लोग अपने अपने संगठन का, यानी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य वो अपने विद्यालय का प्रबंधन करते हैं। विद्यालय, हॉस्पिटल और दुकानें और बड़े निगम सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से तो हैं जिनके अलग अलग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं,
और इन ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं, उन्हें पाने के लिए ही वो क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। और इन प्रबंध की कार्यों को कौन करते हैं, प्रबंधक। आपने देखा कि प्रबंधक के रूप में स्मिता संगठन के उद्देश्य जो थे उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के रूप में बहुत सारी क्रियाएं करती थी। पारस्परिक यानी एक दूसरे से बातचीत करती थी, कर्मचारियों से भी बातचीत करती थी। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो उस माल को तैयार करते हैं या जो सेल करते हैं उनसे भी वो नित्य प्रतिदिन संपर्क में रहती थी। सफल संगठन अपने उद्देश्यों को केवल संयोग से ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रबंध। क्या कहते हैं, प्रबंध। ठीक है। संगठन छोटा हो या बड़ा हो, लाभ के लिए हो, गैर लाभ के लिए हो, सेवा प्रदान करने वाला हो या विनिर्माण करता हो, सभी में प्रबंधक आवश्यक है, प्रबंध आवश्यक है। इसीलिए व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके, इसीलिए प्रबंध आवश्यक है। प्रबंध में पारस्परिक रूप से जो कार्य सम्मिलित है, उन्हें जो करते हैं, इन कार्यों को जो करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, प्रबंधक। और इस अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन संगठन के अलग अलग स्तर पर वो कार्य करते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे हुए प्रबंधक क्या क्या करते हैं, नियोजन। और संगठन के जो नीचे स्तर के प्रबंधक हैं उनकी तुलना में अधिक समय लगाते हैं। अर्थात उच्च प्रबंधक तो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और नीचे वाले जो स्तर के प्रबंधक हैं वो उस प्लानिंग को क्रियान्वित करते हैं कार्यों के द्वारा। अब है प्रबंध की कुछ परिभाषाएं। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करने और उस एनवायरनमेंट को बनाए रखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, वो भी कुशलता से। अर्थात प्रबंध क्या है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पर्यावरण को तैयार करने और उसको बनाए रखने के लिए की जाती है, और जिसमें लोग समूह के रूप में, अर्थात लोगों का एक समूह कार्य करता है। किस लिए, जो भी उस संगठन के लक्ष्य निर्धारित उन लक्ष्यों को पाने के लिए, और वो भी कुशलता पूर्वक। ये राइटर जो हैं वो हैं हैरोल्ड कुन्स एंड हिज विरिक। अब है प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन की, यानी संगठन को चलाने के लिए नियोजन, संगठन और नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलता से प्राप्त करने के लिए मानव अर्थात मानवीय और भौतिक संसाधनों में क्या करती है, समन्वय स्थापित करता है। रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है क्रिटनर के अनुसार, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया। यहां भी आपने देखा प्रक्रिया, यहां भी देखा प्रक्रिया, और यहां भी देखा आपने प्रक्रिया। अर्थात प्रबंध की एक प्रक्रिया जो कि जो भी एनवायरनमेंट है, आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल में सभी कार्यों में चेंजेस आ गया, अर्थात सभी ने इस चलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी क्रियाओं में क्या कर दिया, चेंजेस। और जो पर्यावरण के अनुसार बदलाव करते हुए अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कार्य करता है, वही अपने एम्स को प्राप्त कर सकता है, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। कई लेखकों ने प्रबंध की कई परिभाषाएं अलग अलग दी है, लेकिन प्रबंध की जो बहुप्रचलित शब्द है जिसमें सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है, और वह किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा हमें पता चला कि प्रबंध में लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वो सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य करते हैं। अर्थात जो संगठन का उद्देश्य, उसी उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं, और लोगों के प्रयत्नों और समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंध क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार प्रबंध देखता है कि कार्य पूरे हों, लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सके, और कम से कम साधन लगे, लागत भी क्या है, न्यूनतम। इस परिभाषा को अगर हम विश्लेषण करते हैं
तो विश्लेषण से हमें यहाँ 3 शब्द प्राप्त होते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस, प्रभावी ढंग से इफेक्टिव, और पूर्ण क्षमता यानी कंप्लीट कैपेसिटी जो भी है। तो परिभाषा में जो प्रक्रिया शब्द है उसका अर्थ है प्राथमिक कार्य या क्रियाएं, और वो प्राथमिक कार्य कौन करते हैं? प्रबंधक। और ये प्राथमिक कार्य क्रियाएं क्या क्या है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, जिसकी आगे हम अन्य जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। फिर है प्रभावी अर्थात इफेक्टिव, यानी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना, अर्थात जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को समय पर पूर्ण करना, ठीक है, ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। लेकिन केवल कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है, अन्य भी कि कार्य तो पूरा तो हो लेकिन कार्य कुशलता पूर्वक हो। और कुशलता का अर्थ है कि कार्य को सही ढंग से पूरा किया जाए, लेकिन लागत भी क्या है? कम से कम यानी न्यूनतम। इस प्रकार कार्य भी समय पर पूर्ण हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, लागत कमाए, तो यही अगर श्रेष्ठ तरीके से होगा तो ये सब किसके माध्यम से संभव है? केवल प्रबंधन के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, अर्थात प्रभावपूर्णता वर्सेस कुशलता के अंदर क्या अंतर है। तब तक आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर आप लोगों को पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए। ओके।